नमस्कार। एसवी एग्जाम मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अभ्यास सत्र में हम आज के मुख्य समाचारों और देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं पर आधारित 10 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। चलिए पूरे ध्यान के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। विषय है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान विकसित भारत जैसे साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहकारी संघवाद की भावना को सबसे सीधे बढ़ावा देता है? ऑप्शन अ अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद, ऑप्शन सी अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, ऑप्शन डी अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच विवादों की जांच करने, सामान्य हित के विषयों की जांच करने और नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए है, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए सहकारी संघवाद को सीधे बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना करता है, जो मुख्य रूप से वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है, जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 301 पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जो आर्थिक एकता पर केंद्रित है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। विकसित भारत 2047 भारत को उसकी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दृष्टि है। सहकारी संघवाद राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संघ और राज्य सरकारों के बीच सहयोग पर जोर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 2 की ओर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य क्या है? ऑप्शन अ 25 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 100 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 45 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी 75 अरब अमेरिकी डॉलर। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी है, यानी 45 अरब अमेरिकी डॉलर। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 45 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। विकल्प ए 25 अरब अमेरिकी डॉलर गलत है, क्योंकि यह अनुमानित मूल्य से कम है। विकल्प बी 100 अरब अमेरिकी डॉलर गलत है, क्योंकि यह अनुमानित मूल्य से काफी अधिक है। विकल्प डी 75 अरब अमेरिकी डॉलर गलत है, क्योंकि यह अनुमानित मूल्य से अधिक है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत। इसरो के नेतृत्व में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने चंद्रयान और मंगलयान मिशन सहित महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, जिससे नवाचार और आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिल रहा है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। विषय है एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ध्यान से पढ़िए। कौन से 2 संगठन मुख्य रूप से प्रतिवर्ष वैश्विक पवन दिवस के आयोजन के लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शन अ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ऑप्शन बी विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, ऑप्शन डी ग्रीन पीस और सीरा क्लब। और इसका सही उत्तर है विकल्प बी विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। वैश्विक पवन दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो पवन ऊर्जा को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। यूएनईपी और WMO व्यापक पर्यावरणीय और मौसम संबंधी मुद्दों पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र निकाय हैं। IRENA और WWF क्रमशः नवीकरणीय ऊर्जा और संरक्षण में शामिल हैं, लेकिन इस विशिष्ट दिन का आयोजन नहीं करते हैं। ग्रीन पीस और सिएरा क्लब पर्यावरण वकालत समूह हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत।
वैश्विक पवन दिवस हर साल 15 जून को पवन ऊर्जा की क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने में पवन ऊर्जा की भूमिका को एक स्वच्छ और टिकाऊ स्रोत के रूप में उजागर करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 4 की ओर। डिफेंस और सिक्योरिटी के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। आईएनएस शारदा किस प्रकार का नौसैनिक पोत है? ऑप्शन अ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, ऑप्शन बी विमान वाहक, ऑप्शन सी अपतटीय गश्ती पोत, ऑप्शन डी परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी है, यानी अपतटीय गश्ती पोत। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। आईएनएस शारदा भारतीय नौसेना का सुकन्या श्रेणी का एक अपतटीय गश्ती पोत ओपीवी है। एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक मुख्य रूप से युद्ध अभियानों के लिए एक बड़ा युद्ध पोत है। एक विमान वाहक एक पूंजीगत पोत है जिसे विमानों को ले जाने, लॉन्च करने और पुनः प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक परमाणु हमला पनडुब्बी एक पानी के नीचे पोत है जिसे अन्य पनडुब्बियों और सतह के जहाजों का शिकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत अपतटीय गश्ती पोत ओपीवी समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो तटीय निगरानी, समुद्री डकैती रोधी और मानवीय सहायता मिशनों का प्रदर्शन करते हैं। सुकन्या श्रेणी के ओपीवी भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हैं, जो राष्ट्र की नौसेना आत्मनिर्भरता में योगदान करते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। अवार्ड्स और ऑनर्स का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। किस भारतीय मंत्रालय के नाम यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम के सबसे बड़े दर्शक वर्ग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? ऑप्शन अ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी युवा मामले और खेल मंत्रालय। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प बी आयुष मंत्रालय। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। आयुष मंत्रालय ने यूट्यूब लाइव योग स्ट्रीम के सबसे बड़े दर्शक वर्ग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सामान्य स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। संस्कृति मंत्रालय कला और विरासत को बढ़ावा देता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय युवा और खेल विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के प्रचार के लिए जिम्मेदार है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आज के मुख्य समाचारों पर आधारित ये प्रश्न आपको आपकी तैयारी के लिए उपयोगी लग रहे हैं, तो इस सत्र को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हम इस कंटेंट को आपके लिए और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने मूल्यवान सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 6 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। टेली लॉ इनिशिएटिव, जिसे अक्सर दिशा योजना से जोड़ा जाता है, मुख्य रूप से नागरिकों को निम्नलिखित में से किन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना चाहता है? ऑप्शन अ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, ऑप्शन बी कौशल विकास प्रशिक्षण, ऑप्शन सी कानूनी सहायता और सलाह, ऑप्शन डी स्वास्थ्य सेवाएं। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी है, यानी कानूनी सहायता और सलाह। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ वे निराश न हो, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। टेली लॉ इनिशिएटिव दिशा योजना के तहत कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना है, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में प्रौद्योगिकी के माध्यम से। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आमतौर पर वित्तीय समावेशन और शिक्षा पर केंद्रित योजनाओं द्वारा संभाला जाता है। कौशल विकास प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से दिया जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं मुख्य रूप से स्वास्थ्य विशिष्ट योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत के तहत प्रदान की जाती हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत टेली लॉ इनिशिएटिव कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये कानूनी परामर्श के लिए लाभार्थियों को पैनल वकीलों से जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। विषय है जनरल करंट अफेयर्स। ध्यान से पढ़िए। तस्करी और व्यावसायिक धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी भारतीय खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन अ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ऑप्शन बी प्रवर्तन निदेशालय ईडी, ऑप्शन सी राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई,
ऑप्शन डी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी राजस्व खुफिया निदेशालय DRI। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI प्रमुख भारतीय खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है जो तस्करी और वाणिज्यिक धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए जिम्मेदार है। CBI भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों सहित विभिन्न अपराधों की जांच करती है। ED मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों को लागू करती है। NIA आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित एक केंद्रीय एजेंसी है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत DRI केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसके अधिदेश में खुफिया जानकारी एकत्र करना और नशीले पदार्थों, सोने, हथियारों और अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन 8 की ओर। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन अ वन संसाधनों का विनियमन और वन्यजीव संरक्षण। ऑप्शन बी पारंपरिक कृषि पद्धतियों का प्रचार। ऑप्शन सी मत्स्य पालन और जलकृषि का सतत विकास। ऑप्शन डी डेयरी फार्मिंग और पशुपालन का विकास। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी है, यानी मत्स्य पालन और जलकृषि का सतत विकास। जिनका प्रयास सफल रहा उन्हें बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ वे निराश न हों, यहाँ सीखने और सुधार करने का ये बेहतरीन अवसर है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB को भारत में मत्स्य पालन और जलकृषि के सतत विकास को बढ़ावा देने का अधिकार है। विकल्प गलत है क्योंकि वन और वन्यजीव संरक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विकल्प बी गलत है क्योंकि यह एक व्यापक कृषि क्षेत्र है जो NFDB का विशिष्ट ध्यान नहीं है। विकल्प डी गलत है क्योंकि डेयरी फार्मिंग और पशुपालन अन्य विशिष्ट विभागों द्वारा संभाला जाता है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत NFDB भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका उद्देश्य देश भर में मछली किसानों के मछली उत्पादन, उत्पादकता और आय को बढ़ाना है। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। विषय है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से पढ़िए। भारत के लिए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? ऑप्शन अ 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2047, ऑप्शन डी 2050। और इसका सही उत्तर है विकल्प सी 2047। यदि आपका विचार बिल्कुल सही था तो आपकी तैयारी सराहनीय है। यदि उत्तर गलत भी हुआ तो कोई बात नहीं, अब ये तथ्य आपकी स्मृति में हमेशा के लिए जुड़ गया है। विकसित भारत का विजन भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी है। 2030 को अक्सर सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाता है। 2035 विकसित भारत के लिए आधिकारिक तौर पर घोषित लक्ष्य वर्ष नहीं है। 2050 एक सामान्य दीर्घकालिक दृष्टि वर्ष है, लेकिन विकसित भारत के लिए विशिष्ट लक्ष्य नहीं है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत विकसित भारत के विजन में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरण की स्थिरता और सुशासन जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इस व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर परीक्षाओं का हिस्सा बनता है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा लगभग कितनी नौकरियां सृजित की गई हैं? ऑप्शन अ 20 लाख, ऑप्शन बी 30 लाख, ऑप्शन सी 25 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प सी 25 लाख। अपनी वैचारिक स्पष्टता को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारण और विश्लेषण को भी समझ लेते हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने लगभग 25 लाख नौकरियां पैदा की हैं। 20 लाख वास्तविक आंकड़े से कम अनुमान है। 30 लाख रिपोर्ट की गई नौकरियों की संख्या का एक अतिशयोक्ति है। 15 लाख नौकरियों की रिपोर्ट की गई संख्या से काफी कम है। महत्वपूर्ण परीक्षा संकेत भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी पहलों द्वारा महत्वपूर्ण रूप से समर्थित है। ये इकोसिस्टम आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देता है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं,
ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएं। 1. निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान विकसित भारत जैसे साझा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहकारी संघवाद की भावना को सबसे सीधे बढ़ावा देता है? आंसर, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद। 2. अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का अनुमानित मूल्य क्या है? आंसर, 45 अरब अमेरिकी डॉलर। 3. कौन से 2 संगठन मुख्य रूप से प्रतिवर्ष वैश्विक पवन दिवस के आयोजन के लिए जिम्मेदार हैं? आंसर, विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC। 4. आईएनएस शारदा किस प्रकार का नौसैनिक पोत है? आंसर, अपतटीय गश्ती पोत। 5. किस भारतीय मंत्रालय के नाम YouTube लाइव योग स्ट्रीम के सबसे बड़े दर्शक वर्ग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है? आंसर, आयुष मंत्रालय। रिवीजन जारी है। भाग 2/2 तथ्य 6 से 10 तक। 6. टेलीलॉ इनिशिएटिव, जिसे अक्सर दिशा योजना से जोड़ा जाता है, मुख्य रूप से नागरिकों को निम्नलिखित में से किन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना चाहता है? आंसर, कानूनी सहायता और सलाह। 7. तस्करी और व्यावसायिक धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी भारतीय खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी जिम्मेदार है? आंसर, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI। 8. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड NFDB मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है? आंसर, मत्स्य पालन और जलकृषि का सतत विकास। 9. भारत के लिए विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? आंसर, 2047। 10. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम द्वारा लगभग कितनी नौकरियां सृजित की गई हैं? आंसर, 25 लाख। इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह से याद रखिए, परीक्षा में ये निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। तो विद्यार्थियों, आज का आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी वास्तविक ऑल इंडिया रैंक जांचें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।